Hello students, good morning. Welcome to the class 12th Indian Economics chapter 2nd, Indian economy during 1950 and 1990. In this chapter today we will discuss about what is plan, what is economic planning, and what are the objectives of planning in India. Let us consider what is plan. Plan is a specific work which spells out how the resources of a nation should be put to use. It should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved within a specified period of time. Number one, economic planning. Economic planning is a system under which a set of targets is defined by the central authority of the country. These targets are to be achieved within a specified period of time, taking the resources of the country in consideration. Economic planning is based on the principles of mixed economy and covers both economic and social areas of planning. जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा है कि देश की बागडोर जब हमारे हाथों में आ गया 15 अगस्त 1947 को, तो इस देश को चलाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई और हमारे उस समय के जो नेतागण थे, लीडर्स थे, उन लोगों ने इस देश को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उन्होंने विभिन्न तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को कंसीडर किया, जिसमें से मिक्स्ड इकोनॉमी को हमारे देश में लागू करने के विषय में एकमत हुए। तो उसके फलस्वरूप देश में एक केंद्रीकृत योजना बनाने की जरूरत महसूस हुई, जिसके फलस्वरूप एक योजना, एक प्लान बनाया गया। किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिससे देश का विकास हो। और इसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की गई और यह इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में मार्च 1950 में एक प्लानिंग कमीशन की गठन किया गया, जिससे कि सर वीडियो में सारा रिकॉर्ड हो रहा है, अनाउंसमेंट। इसके एक योजना बनाने की सोची गई, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई, जिसमें यह जो प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या है कि एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित कार्य योजना के तहत देश के विकास के लिए वह उद्देश्य डेवलपमेंट का जो
उद्देश्य है देश के, उसे पूरा किया जाए। यह इकोनॉमिक प्लानिंग में निर्धारित किया गया। अब आइए देखते हैं कि यह जो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में की गई, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, हमारे देश के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या है। मुख्य उद्देश्य हमारे देश का यही है ताकि देश बहुत बैकवर्ड था, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट की जरूरत महसूस होती है, जिसके फलस्वरूप यह उद्देश्य निर्धारित किया गया कि हमारे देश की जो प्लानिंग बनाई जाएगी, वह प्लानिंग किस गोल, किस ऑब्जेक्टिव को टारगेट करके बनाई जाएगी। तो उसमें 5 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए। वे थे, पहला ग्रोथ और इंक्रीज इन जीडीपी, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस, चौथा इक्विटी और पांचवा फुल एम्प्लॉयमेंट। इन 5 बिंदुओं को बेस मान करके, 5 बिंदुओं के आधार पर इकोनॉमिक प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स, गोल हमारे देश की डिसाइड की गई। लेकिन यह ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव कर पाना इतना आसान नहीं था हमारे देश के लिए, क्योंकि ये जो उद्देश्य हैं ये भी आपस में एक तरह से विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। और दूसरी तरफ जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं तो यह इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में निर्धारित किया गया कि 20 साल के डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके हम यह इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत उस 20 वर्ष के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उस तरह के बजटीय प्राविधान करेंगे। जो बजट देश के हैं वह उसका आवंटन होगा और देश की ज़रूरत के मुताबिक उसमें कम और बेसी किया जा सकेगा। तो अब आइए देखते हैं कि पहला जो ऑब्जेक्टिव्स है प्लानिंग ऑफ इंडिया का, वह ग्रोथ यानी कि इंक्रीज इन जीडीपी, हाउ द इंक्रीज इन जीडीपी कैन बी अटेन्ड इन आवर इकोनॉमी थ्रू various economic planning. Growth refers to increase in the country's capacity to produce the amount of goods and services within the country. It implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services. A good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the gross domestic product. It is necessary to produce more goods and services if the people of India are to enjoy, in the words of the first 5-year plan, a more rich
and varied life. The GDP of a country is derived from the different sectors of the economy, namely the primary sector, secondary sector, and tertiary sector. In some countries, growth in agriculture contributes more to GDP growth, while in some countries, the growth in the service sector contributes more to GDP growth. After 1991, contribution of tertiary sector in GDP increased to nearly 42%, which is a good indicator of a structural transformation in India. The structural change is peculiar. Before 1990, the share of agriculture to GDP was more than 50%. The phenomenon of growing share of service sector was accelerated in the post-1991 period. This marked the onset of globalization in the country. हमने देखा कि किसी भी देश की ग्रोथ या इंक्रीज इन जीडीपी की जो मंशा होती है वह उस देश के विभिन्न आर्थिक सेक्टरों के उत्पादन पर निर्भर करती है। हमारा देश जो है वह एग्रो बेस्ड कंट्री रहा है, तो उस समय एग्रीकल्चर भी हमारा अंडर डेवलप था और जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री की थी, उसमें जो अंशदान था डिफरेंट सेक्टर्स का, उसमें एग्रीकल्चर का मैक्सिमम योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स more part of GDP contribution, and second manufacturing, third tertiary। लेकिन यह जो डाटा है यह 1991 के बाद एकदम बदल गया। हमारे देश के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया। और किसी भी देश के लिए यह एक गुड सिग्नल है, गुड साइन है कि अगर उस देश का जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक रहता है। तो यह 1991 के बाद देखा गया जब हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी बदल दी गई, यानी कि एलपीजी पॉलिसी लागू की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी। लेकिन जो शुरुआती दौर में हमारे देश का ग्रोथ रहा, उसमें कई उपाय किए गए ग्रोथ के लिए। बजट का आवंटन किया गया, उसमें कुछ डेवलपमेंट हमारे देश में देखने को मिले, लेकिन वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं। जितनी मात्रा में ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी मात्रा में ग्रोथ हुए नहीं। अब आइए देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या है? Modernization, on the eve of independence, India was taking in technical knowledge. Lacking in technical knowledge, India was not able to reduce cost of production and also not able to compete with international brands. Therefore, modernization was required to increase the use of capital and machinery, changing social outlook and cultural life of people. To increase the production of goods and services, the producers have to adopt new technology. It refers to those
institutional changes in economic activity which make an economy progressive and modern. It refers to changes in social outlook such as the recognition that women should have the same rights as men. तो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में यह महसूस किया गया कि हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। मॉडर्नाइजेशन किस क्षेत्र में? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हमारा देश जब स्वाधीन हुआ तो तकनीकी रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ देश था और इसके डेवलपमेंट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी थी, जिसके फलस्वरूप देश में न्यू मशीनरी का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। हमारे देश में जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे वे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट में बिलो स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाते थे, जिससे कि हमारे देश के गुड्स को की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में गिरती गई, जिसको बढ़ाने के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी था। और हम लोगों ने अपने देश में न्यू टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया और देश को मॉडर्नाइजेशन की तरफ, आधुनिकीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत। एंड दूसरी तरफ इसके लिए यह भी जरूरी था हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन के लिए कि हमारा जो सोशल आउटलुक है, कल्चरल विरासत है, उसे भी परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई और उसमें भी डिफरेंट स्टेप्स लेकर के देश को मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की गई, जैसे एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करके, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करके मॉडर्नाइजेशन की तरफ अपने देश को अग्रसर किया गया विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत। अब आइए देखते हैं तीसरा, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। Self reliance means not depending on external help. This is another major objective which targets the non-interference by foreign countries in areas of food supplies, capital investment and debts. A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. The first 7 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. This policy was also considered necessary because it was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies. That is why it was felt that India must be a self-reliance. आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस की जो पॉलिसी है
यह इसकी ज़रूरत महसूस की गई। इसमें भी हमारे पंचवर्षीय योजना में इसे भी अपने टारगेट में, अपने ऑब्जेक्टिव में रखा गया। क्यों? क्योंकि स्वाधीनता प्राप्ति के समय हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था, बहुत ही बैकवर्ड था। यहाँ तक कि फूड ग्रेन के लिए भी हमें पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। कैपिटल गुड्स के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इसका परिणाम जो है बहुत घातक हो जाता आगे चल करके, कि हम हर चीज़ जब फॉरेन कंट्री पर डिपेंड हो जाते तो वे हमारे पॉलिसी मैटर पर इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते। इसलिए हम लोगों ने अपने देश में यह सुनिश्चित किया कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंस बनाएंगे अपने देश को। और इसकी शुरुआत एग्रीकल्चरल सेक्टर से की गई, जिसमें प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में यह हमारे देश में एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्राथमिकता दी गई डेवलपमेंट के लिए। और 1960 से 66 के दशक में हमारे देश में हरित क्रांति आई और देश में फूड ग्रेन की जो पैदावार है वह काफ़ी बढ़ गई और हम एक तरह से फूड ग्रेन के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो गए। अब हमें दूसरे देशों से फूड ग्रेन आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम कुछ हद तक अपने देश को हर फील्ड में, एग्रीकल्चरल सेक्टर बोलिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलिए या टर्शियरी सेक्टर बोलिए, तीनों क्षेत्रों में हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर होने में सक्षम रहे अपने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत। इसके बाद अब आइए देखते हैं इक्विटी। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में यह देखा गया था कि बहुत ज़्यादा गैप है रिचर और पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, और इसे दूर करना हमारे देश के लिए, अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको दूर करने के लिए हमारे देश में तरह तरह के उपाय किए गए। A country can have high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also have most of its people living in poverty. Along with growth and modernization, it is also important to ensure that economic development is shared by all the citizens to promote social justice. It can be done by improving standard of living of weaker sections of the society and reducing income and regional inequalities to promote social justice. Growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. It is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor sections as well, instead of being enjoyed only by the rich. Every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, a decent house, education and health care, etc. Healthy in the distribution of wealth should be reduced. इक्विटी हमारे देश में हमने जैसे कहा कि गरीब और अमीर के बीच में एक खाई थी, इस खाई को भरना बहुत जरूरी था और यह तभी दूर हो सकती है, यह समानता तभी लाई जा सकती है जब पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की इनकम को बढ़ाया जाए और रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो इनकम को है उसको कम किया जाए। बाय और कैसे किया जा सकता है? बाय फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ द कंट्री। वेल्थ का प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके यह इक्विटी कायम की जा सकती है और इसके लिए हमारे देश में समय समय पर
बहुत से उपाय किए गए इक्वलाइजेशन लाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस लाने के लिए, और लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करने के लिए, जो बेसिक नेसेसिटी है रोटी, कपड़ा और मकान की और स्वास्थ्य की, उस पर काफ़ी डेवलपमेंट अपने देश में किया गया और निचले तबके तक इस बुनियादी सुविधा को प्रदान करने की कोशिश की गई हमारे भारतीय सरकार के द्वारा। अभी भी यह प्रयास जारी है कि देश के गरीब से गरीब तबके के लोगों के पास अपना मकान हो, अपनी खाद्य सुरक्षा हो, स्वयं आत्मनिर्भर हो अपने खाद्य के संदर्भ में, सबों को एजुकेशन की फैसिलिटी मिले। इसके तरफ अभी भी विभिन्न योजनाओं के तहत गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चल रही हैं और निरंतर प्रयास जारी है। अब आइए देखते हैं, पांचवा है फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? जब देश में सभी व्यक्ति जो कार्य करने के एज ग्रुप में हैं, वे काम देश में करते हैं, काम पाते हैं, तो उसे कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 14 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र के लोग अगर काम पर हैं, रोजगार कर रहे हैं कोई भी, तो उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और किसी भी देश के लिए, उन्नति के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। द फुल एम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। Full employment also rules out the existence of poverty and unemployment. Full employment is a common goal of 5-year plans and is directly related to economic growth of the country. In this way, we have discussed the various objectives of planning in India. That is, 5 objectives had been decided by our Indian government at the time of after the independence, and on these 5 targets, all development activities have to be made. If the government are bound to follow all these 5 points of डेवलपमेंट पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट आती है उसे इन 5 प्रिय डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स पर ही काम करना पड़ेगा। नाउ थैंक यू, रेस्ट इज वेल।